Hello students, the next part of our discussion is the Dalton's law of partial pressure. I am repeating my words. The name of the topic is Dalton's law of partial pressure. अब इस लॉ को समझने से पहले बेटा यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, इसको समझिए बेटा। एक गिवन कंटेनर में एक्स गैस पड़ी हुई है, एक गिवन कंटेनर में एक्स गैस पड़ी हुई है, सिर्फ एक्स है, उसके अलावा कोई और गैस नहीं है। अब वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बम्बार्डमेंट कर रहे होंगे, वो कोलाइड कर रहे होंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और वॉल ऑफ कंटेनर पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। जो टोटल प्रेशर वॉल ऑफ कंटेनर पे लग रहा होगा, वो प्रेशर किसका प्रेशर डिक्लेयर किया जाएगा, या उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रेशर ऑफ एक्स, क्योंकि वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है वो तो एक्स गैस के मॉलिक्यूल के कारण ही तो लग रहा है, तो उसको कहा जाएगा प्रेशर ऑफ एक्स गैस। बट बेटा मान लीजिए कि अब उसी कंटेनर में एक्स गैस के साथ वाई गैस भी है और जेड गैस भी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि गैस अब अकेली नहीं है, गैस इज विद सम अदर गैस आल्सो। मतलब वी हैव ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर गैस अकेली नहीं है एक गिवन कंटेनर में, अगर गैस गिवन गैस टू प्रेजेंट है अलॉन्ग विद सम अदर गैसेस, अब इस सिचुएशन में एक्स गैस जो वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगा रही होगी, तो चाहे वैल्यू सेम हो, वैल्यू प्रेशर की सेम हो, लेकिन अब उस प्रेशर को ये नहीं कहा जाएगा प्रेशर ऑफ एक्स, अब उसको वर्ड किया जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का मतलब, पार्शियल प्रेशर का मतलब कि जब कोई गैस मिक्सचर में प्रेजेंट है, अकेली नहीं है, जब गैस किसी और गैस के साथ प्रेजेंट है, तो उस गैस का, एक्स गैस का या वाई गैस का अगर प्रेशर डिस्क्राइब करना हो तो वी ऑलवेज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ये कि जब गैस अकेली होगी तो पार्शियल प्रेशर का वर्ड यूज करना यूजलेस है, वहां पार्शियल प्रेशर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। पर जब वो गैस किसी और गैस के साथ प्रेजेंट है इन द सेम कंटेनर, देन वी विल यूज द वर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर अबाउट द पार्शियल प्रेशर। उसके लिए अपने नोट्स के लिए मैंने कुछ लिखा भी है, लेट्स एक बार रीडिंग यहां से भी लेते हैं। क्या लिखा? पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस when it is present in same container with other gases, when it is present in the same container with other gases is called as the partial pressure। ये तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया, पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करो तो इसका मतलब क्या है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि मान लीजिए एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ए बी सी कुछ गैसेस हैं, पर वो गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग है, मतलब साथ साथ रहे पड़ी हुई हैं पर आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, कुछ और नहीं बना रही। तो अगर आपके पास गिवन कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, लेट वी हैव ए गैस, वी हैव बी गैस, वी हैव सी गैस, तो डाल्टन ने कहा द टोटल प्रेशर जो कंटेनर पे लग रहा होगा, इट विल बी जस्ट द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैसेस प्रेजेंट इन द गिवन कंटेनर, and that statement is known as the Dalton's law of partial pressure। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग है और एक कंटेनर में पड़ी हुई हैं, तो उस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। थोड़ा सा यहां नोट्स के लिए पढ़ लेते हैं बेटा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर,
when the different gases that do not react with each other are in the same container, then according to Dalton's law, the total pressure exerted by two or more gases is equal to the sum of the total pressure. यहां पर टोटल वर्ड नहीं आएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर वर्ड आएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस contained in it. ठीक है बेटा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस contained in it, that is PT is the total pressure equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C and so on, जितनी भी गैसेस हैं, राइट। आगे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लेट Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, Nc क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ओके बेटा, ऑफ द गैस A B C प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, ओके बेटा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इक्वल टू व्हाट बेटा, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय V, P इक्वल टू nRT बाय V, देयरफॉर P इक्वल टू nRT बाय V, तो PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू n की बजाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT बाय V, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B RT बाय V। कंटेनर में तो सेम ही कंटेनर में पड़ी है तीनों गैसेस, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो सेम है, तो वॉल्यूम तो फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है बेटा, सेम कंटेनर है तो टेम्परेचर भी तो सेम होगा, आर फैक्टर तो गैस कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी RT बाय V, ठीक है बेटा। अब PT टोटल प्रेशर NaRT बाय V यानी कि PA प्लस PV यानी कि NbRT बाय V प्लस PC यानी कि NcRT बाय V, ओके। अब इन तीनों टर्म में और अगले टर्म में क्या कॉमन क्या है बेटा, RT अपॉन V, वो कॉमन ले लेते हैं और उसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो अब RT अपॉन V कॉमन ले लिया, यहां क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर Na प्लस NB प्लस NC, तो PT इक्वल टू Na प्लस NB प्लस NC एंड सो ऑन इंटू RT अपॉन V। इसको मैंने मान लीजिए इक्वेशन 1 दे दिया। अब इस इक्वेशन 1 को, PT की इक्वेशन को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन से, किसको बेटा, लेट PA से। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, PA अपॉन PT की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, PA अपॉन PT। तो PA क्या है, NaRT बाय V, तो इस PA की जगह मैंने लिख दिया NaRT बाय V। PT टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर है Na प्लस NB प्लस NC इंटू RT बाय V, तो बेटा PT की जगह लिख दिया Na प्लस NB प्लस NC इंटू RT बाय V। V से V कट गया, RT से RT कट गया, राइट है बेटा। अपने पास आ गया PA और PT को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC इंटू PT, Na प्लस Na प्लस NB प्लस NC। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेटा यहां पर इसके अगले स्टेप में मूव करने से पहले एक टर्म आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं आपके पास मिक्सचर है गैसेस का ABC का, तो ABC में अगर मैं वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करूं तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम। फ्रैक्शन तो ऐसे होगा ना बेटा, फ्रैक्शन तो कैसे होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये तो बात होगी वॉल्यूम फ्रैक्शन की। अगर मैं वर्ड वॉल्यूम फ्रैक्शन नहीं बोल रहा किसी कंपोनेंट का मिक्सचर में, अगर मिक्सचर में मैं बात करना चाहूंगा किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन ए बी सी का मिक्सचर है एक गिवन कंटेनर में, तो लेट मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता करना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मैथमेटिकली मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का बेटा मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर क्या होंगे, एन ए एन बी एन सी,
तो मोल फ्रैक्शन आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर मैं वापस आता हूं, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो क्या इस टर्म को मैं पूरी टर्म को शॉर्ट में बोल सकता हूं? दिस इज व्हाट वी कॉल द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि ये रेशो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की अपॉन क्या? अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का निकालने का एक फॉर्मूला अपने पास आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। उसी तरीके से अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट करना हो, अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर बी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि एक्स बी इंटू पीटी दैट इज टोटल प्रेशर। उसी तरीके से अगर मेरे को किसी इस सैंपल में पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना हो, जो मैंने बोर्ड में नहीं लिखा स्पेस कम होने के कारण, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी यानी कि एक्स सी इंटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब डाल्टन लॉ की एक मॉडिफाइड फॉर्म ये होगी कि उससे हम ये पता कर लिया कि किसी कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का इट इज गोइंग टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये तो हुआ बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई, ये गैसेस के ऊपर है। गैसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको स्टडी किया गया और किस गैसेस की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गैसेस की स्टडी की गई और वो स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स जो सामने आए उसको एक थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और उस थ्योरी का नाम रख दिया गया बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद जो प्रॉपर्टी सामने आई उस प्रॉपर्टीज को बेटा एक थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया बाय द नेम कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वन बाय वन करके इसके जो पॉइंट्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है इस थ्योरी का गैसेस का? क्या कहता है? कहता है each and every gas is made up of a large number of small particles called molecules or atom। मतलब क्या हुआ? कहते कोई भी जो गैस है वो बनी हुई है कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है और हर पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल या कभी कभी एटम भी बोल सकते हैं। कब एटम बोल सकते हैं? जैसे हीलियम है, हीलियम तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती ना, हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उस कारण से उसका जो पार्टिकल हो जाएगा उसको एटम बोला जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल नहीं बोला जाएगा। इसके अलावा जो इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी जो गैसेस हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो नोबल गैसेस जो है उनके केस में वो एटॉमिक फॉर्म में होगी। तो थ्योरी का पहला पॉइंट कि कोई भी गैस जो है वो बनी हुई है छोटे छोटे कितने सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हर पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल या फिर एटम। मतलब हर गैस बनी हुई है कितने सारे मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम की। यानी कि पहला पॉइंट फिर से, ईच गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच मे बी मॉलिक्यूल्स और एटम्स। सेकेंड पॉइंट में ये कहा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर सेपरेटेड है। कोई वहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई वहां है। दैट इज ईच एंड एवरी गैस मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि टोटल कंटेनर का वॉल्यूम यानी कि टोटल गैस का वॉल्यूम अगर मैं कंपेयर करूं with what? With the volume of a single molecule of a gas, with the volume of a single molecule of a gas। तो थ्योरी ने ये कहा क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज।
बट एक गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो तो फिक्स है, वो तो छोटा सा है। तो थ्योरी के अपने दूसरे पॉइंट में ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, जितना गैस जहां तक फैली होगी, अगर वो वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए विद व्हाट, विद द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा ये तो बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो थ्योरी का दूसरा पॉइंट, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। The molecules of gas are separated by large distance so that the volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. थ्योरी का तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थ्योरी के तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किसी तरह की ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ना कोई रिपल्सिव फोर्स है। यानी कि थ्योरी के तीसरे पॉइंट में कहा गया देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यानी कि कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ ना तो है अट्रैक्शन ना तो है कोई रिपल्शन। यानी कि थ्योरी के थर्ड पॉइंट में कहा गया है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये था अपना थ्योरी का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या प्रपोज किया गया? फोर्थ पॉइंट में ये कहा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इसको आप खुद ही बेटा सोचिए, अगर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो क्या ऐसा ना होता कि मैं एक गैस का सैंपल रखता कंटेनर में और 1-2 घंटे बाद मैं देखता, क्या देखता कि सारी की सारी गैस वो नीचे सेटल हो गई है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाते। पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो इससे बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है कि ग्रेविटी का गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी बेसिस को लेके थ्योरी ने ये पॉइंट प्रोड्यूस किया दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये था अपना थ्योरी का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन विद द डिफरेंट वेलोसिटी। कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है x वेलोसिटी के साथ, कोई उधर जा रहा है y वेलोसिटी के साथ, कोई इधर जा रहा है z वेलोसिटी के साथ। यानी कि थ्योरी में ये कहा गया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग एट ए टाइम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन विद द डिफरेंट स्पीड। कोई उधर जा रहा है x स्पीड के साथ, कोई इधर जा रहा है y स्पीड के साथ, कोई उधर जा रहा है z स्पीड के साथ। यानी कि पॉइंट नंबर ये था बेटा 5, क्या था? द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद द डिफरेंट वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया, क्या कहा गया? पॉइंट नंबर 6 में वही कहा गया जो अभी हमने डाल्टन्स लॉ की में कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर के टाइम बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया कि किसी गैस के कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर मान लीजिए गैस पड़ी हुई है। अब कंटेनर की वॉल्स जो हैं उस दे आर फीलिंग सम प्रेशर। क्यों? क्या कॉज है? कहां से वो प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा है? कहां से वो प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा है? क्यों वो कंटेनर की वॉल खुद पे एक प्रेशर महसूस कर रही है? तो थ्योरी ने कहा द कॉज ऑफ द प्रेशर on the wall of the container is the collision or the bombardment of the gas molecule on what? On the wall of the container। कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल और कंटेनर पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, फोर्स प्रेजेंट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इस पॉइंट में ये कहा गया द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज ड्यू टू व्हाट? इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये था बेटा जो पॉइंट प्रपोज किया गया था। इट वाज द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जब वो कोलिजन कर रहे हैं, जब वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उस मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें। मतलब कोलिजन हुआ, मेरी एनर्जी थोड़ी सी उसके पास चलेगी, उसकी एनर्जी मेरे पास आ गई। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इन कोलिजन्स के कारण इंटरनल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो कर सकता है, लेकिन इस थ्योरी के इस पॉइंट में यह कहा गया बट द टोटल एनर्जी का मतलब, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो वैसे बहुत होंगे, हजारों लाखों होंगे, मैं अभी मान लो 3 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्स, मॉलिक्यूल वाई, मॉलिक्यूल जेड। तो कहता है गिवन टेम्परेचर पे जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी जो होगी ना कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, कहता है वो जो है वो सेम रहेगी, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा जब तक हमने टेम्परेचर कंटेनर का सेम रखा हुआ। हाँ, मेरी कुछ मोमेंट के लिए एनर्जी बढ़ गई, तुम्हारी कम होगी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी एनर्जी तुमको ट्रांसफर कर दी, फिर उसके बाद तुमने मेरे को ट्रांसफर कर दी। तो हम आपस में मॉलिक्यूल्स तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाएगी, यानी कि हमारी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी सराउंडिंग में। और इस पॉइंट के बारे में यह कहा गया कि अगर आप सोच रहे हैं कि लॉस हो सकती है या लॉस हो जाएगी, लॉस होनी चाहिए अगर आपको लगता है, तो फिर यहां पर यह क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर इन कोलिजन्स के कारण मान लीजिए एनर्जी का लॉस सराउंडिंग में हो रहा है, तो इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी लगातार कम होती रहनी चाहिए, क्योंकि कोलिजन तो रुकेंगे नहीं, कोलिजन चलते रहेंगे। और अगर ये कोलिजन के कारण एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो रही है, बाहर जा रही है, वेस्ट हो रही है, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उनकी जो है एनर्जी खुद की कम होती जानी चाहिए। और एनर्जी कम होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जानी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए। इसका मतलब थोड़ी देर बाद एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए जहां पर गैस के मॉलिक्यूल मोशन ही ना करें, मूव ही ना करें, पर ऐसा नहीं होता। आप गिवन सैंपल ले लो गिवन टेम्परेचर पे, और जब मर्जी देखो, अब देखो या थोड़ी देर बाद देखो या उसके बाद देखो, आपको गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन है बेटा वो सेम दिखाई देती है, मोशन नहीं कम हो रही उनकी। अगर उनकी मोशन नहीं कम हो रही, मोशन रुक नहीं रही, इसका मतलब दे आर नॉट लूजिंग देयर एनर्जी टू द सराउंडिंग ड्यू टू द कोलिजन्स। ड्यू टू द कोलिजन हो रहे हैं, पर वो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में लॉस नहीं कर रहे। हाँ, इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज जरूर हो रहा है अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरा, ये हो सकता है, पर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो कर रहे। बेटा फिजिक्स में ऐसे कोलिजन्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, सर आपको फिजिक्स वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे कोलिजन्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर या वर्क पावर एनर्जी ऐसा चैप्टर शायद उसमें होता है ये डिटेल में। अभी थोड़े से हमको जानकारी देना चाहता हूँ कोलिजन्स के बारे में। कोलिजन्स जो है बेसिकली 2 टाइप को डिस्क्राइब किए जाते हैं। एक टाइप का कोलिजन बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा वो आपको आपके टीचर पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिस कोलिजन के बाद गैस के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी सराउंडिंग में लॉस नहीं कर रहे, बेटा ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर कोई कोलिजन हुआ 2 बॉडीज के बीच में और सराउंडिंग में एनर्जी का लॉस हुआ, तो उस कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, मान लीजिए आपने अनफॉर्चुनेटली कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आप उस स्पॉट पे आप थोड़ा जल्दी पहुंचे, आपने देखा। आप एक चीज नोट करेंगे, अगर ऐसा आपको देखने को मिला, आप चीज नोट करेंगे जहां पर वो कोलिजन हुआ होगा ना, वो पार्ट, बोनट और व्हाट एवर द पार्ट्स आर विल बी देयर, बहुत हॉट हुए होंगे, बहुत गर्म हुए होंगे। बेटा वो क्यों गर्म हुए हैं? क्योंकि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के कारण हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस हुई। बेटा लॉस हुई, ये प्रूव हुआ कि उन्होंने एनर्जी अपनी कोई लॉस की।
ऐसे कोलिजन जो गाड़ियों में हो रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हो रहे हैं, वी कॉल दोस कोलिजन टू बी इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन इसका मतलब उस केस में एनर्जी जो है उस सिस्टम की सेम नहीं रहती, एनर्जी कम हो जाएगी कोलिजन के बाद। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन है, इसमें टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम रहती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। कम मेरी होगी थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी ज्यादा होगी, या तुम्हारी ज्यादा कम होगी मेरी ज्यादा होगी, वो बात अलग है, वो हो सकता है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो अगर सेम रह रही है, वी विल कॉल से कि जो भी कोलिजन हो रहे हैं दे आर ऑफ द कैटेगरी कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि काइनेटिक थ्योरी बेसिस के इस पॉइंट में कहा कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन हो रहे होंगे, इट विल बी ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इट विल बी ऑफ इलास्टिक नेचर, इट विल बी ऑफ इलास्टिक कोलिजन। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में थ्योरी में यह कहा गया कि अलग अलग सैंपल गिवन सैंपल में अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनके अंदर वो तो अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी। वेलोसिटी अलग अलग होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। लेकिन एट इस थ्योरी ने ये कहा, बट जो अपना टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर जो एनर्जी है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो बेटा ज्यादा होगी। यानी कि लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड, यानी कि वेलोसिटीज अलग अलग है, हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब u अलग है तो हाफ एम वी स्क्वायर अलग अलग है। हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज है सारे सैंपल की अगर एवरेज ले लीजिए, वो क्या ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब कि अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो एवरेज जो आ रही होगी ना, अलग अलग तो है, पर जो उन सब की जो एवरेज आएगी वो एक बड़ी एवरेज आएगी, ज्यादा वैल्यू आएगी। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है। और अगर टेम्परेचर कम किया हुआ है, गैस का टेम्परेचर कम है, डिफरेंट, तो देखो लो टेम्परेचर पे भी पहला फैक्ट होगा कि डिफरेंट होगी, वेलोसिटीज होंगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। हाई टेम्परेचर में भी ऐसा होने वाला है कि टेम्परेचर हाई होगा तब भी सैंपल में इंडिविजुअली मॉलिक्यूल में देखोगे वेलोसिटी अलग अलग, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। लो टेम्परेचर पे भी ये चीज मिलेगी आपको, हाई टेम्परेचर पे ये मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं डाटा कलेक्ट करूं और एवरेज निकालने की बात करूं, एवरेज क्या आ रही है काइनेटिक एनर्जी की, वो कहता है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है पूरे सैंपल का तो जो एवरेज निकल के आएगी ना बेटा सब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहता है ज्यादा होगी। और अगर हमने टेम्परेचर कम रखा हुआ है, तो जो एवरेज निकल के आएगी ना पूरे सैंपल की उस स्टैटिक्स डाटा अगर निकाल लिया जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम आएगी अगर टेम्परेचर कम होगा। यानी कि इस पॉइंट में क्या कहा, हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the temperature of the gas. However, the average kinetic energy of the molecule की बजाय गैस सैंपल कह दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। How the average kinetic energy of the gas sample of the molecule की बजाय भी मॉलिक्यूल भी चल सकता है, क्योंकि पूरे सैंपल में है तो मॉलिक्यूल से ये भी वर्ड वैसे यूज किया जा सकता है। However, the average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the temperature of the gas. यानी कि टेम्परेचर ज्यादा तो जो एवरेज आएगी काइनेटिक एनर्जी की सबकी निकाल के वो हायर एंड में आएगी, और अगर टेम्परेचर लो रखा हुआ है तो जो एवरेज आएगी सबका स्टैटिस्टिक डाटा निकाल के जो एवरेज आएगी वो कम आएगी। यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम। थैंक यू।